साल 1940 उत्तर भारत के एक छोटे अनजान शहर के बाहरी हिस्से में एक हवेली थी, व्यासवाड़ी, जो कभी किसी राजा के वजीर की थी। कहा जाता है इस हवेली के नींव के नीचे किसी प्राचीन मंदिर के खंडहर दबे थे। लोग कहते थे कि वह मिट्टी कभी सूखती नहीं, जैसे उसमें कुछ जिंदा हो। दिन में हवेली शाही लगती थी। संगमरमर के फर्श, जालीदार खिड़कियाँ, ऊंची दीवारें और दरवाजे, जिन पर अभी भी पुराने समय के नक्काशीदार निशान बने थे। लेकिन रात होते ही हवेली सांस लेती सी लगती थी। दीवारों से सरसराहट आती और गलियारों में जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उस हवेली की आखिरी वारिस थी रिद्धिमा, 21 बरस की। लोग कहते थे वो जितनी सुंदर थी उतनी ही अजीब। उसकी आंखों में जैसे कोई दुनिया झांकती थी, जहाँ रोशनी नहीं, बस अनंत अंधकार था। रिद्धिमा ने अपने पिता की मौत के बाद घर से निकलना छोड़ दिया था। रात होते ही हवेली के तहखाने से एक लाल रोशनी उठती, जैसे कोई दीपक नहीं बल्कि लपटें जल रही हो। किसी नौकर ने बताया था मालकिन नीचे किसी से बात करती है, पर तहखाने में और कोई नहीं होता। कभी कभी वो मिट्टी पर कुछ खींचती, फिर अपनी ही खून से उस पर निशान बनाती। धीरे धीरे हवेली के सारे नौकर भाग गए। एक रात जब बिजली बादलों को चीर रही थी, काले बादलों में से नीली चमक नीचे गिरी, सीधे हवेली पर। लोगों ने कहा उस रात हवेली ने किसी को निगल लिया। 80 साल बाद 2020 के दशक की दिल्ली का एक युवा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आरव माथुर, वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, इंडियाज़ डार्केस्ट रिचुअल नाम से। कुछ ऐसा जो उसके रूह को हिला दे। एक रात वो अकेले कार लेकर निकल गया। जीपीएस पर एक पुराना लोकेशन, व्यासवाड़ी हवेली, 80 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। उसने कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन किया। 11:40 हुए हैं। मैं व्यासवाड़ी हवेली के बाहर खड़ा हूँ। ये वही जगह है जहाँ 1940 में रिद्धिमा नाम की एक लड़की ने काला अनुष्ठान किया था। मैं सच जानना चाहता हूँ। आरव ने गेट को ढकेलते ही आवाज़ आई। वो आवाज़ जैसे हवा को फाड़ती चली गई। अंदर सूखी बेलें, टूटी खिड़कियाँ और हवा में गंध, जली हुई लकड़ी और लोहे की। दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, वह लौटेगी। किसी गांव वालों ने डराने के लिए लिखा होगा, या शायद कभी कभी डर ही सच होता है। आरव हवेली के अंदर दाखिल होता है। कैमरे की लाइट दीवार पर पड़ती है और माइक में कुछ रिकॉर्ड होता है। तुम्हारा इंतजार था। आवाज़ इतनी धीमी, इतनी नज़दीक, जैसे किसी ने कान में कहा हो। आरव ठिठक गया। उसने कैमरा नीचे किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर एक लकड़ी की आवाज़ आती। सांसें भारी, टॉर्च काँप रही थी। ऊपर की मंजिल पर एक पुराना कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। आरव ने हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा खुला। अंदर नीली झिलमिलाती रोशनी थी। फर्श पर लाल चक्र, चारों ओर पुराने दिए। बीच में बैठी थी एक लड़की, लंबे बाल, आधी नग्न देह, काली साड़ी में ढकी हुई। उसके होठ धीमे धीमे हिल रहे थे। किसी अज्ञात भाषा में मंत्रोच्चार कर रही थी। आरव ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी।
आप कौन है? लड़की ने सिर झुकाया, फिर धीरे धीरे ऊपर देखा। उसकी आंखें नीली रोशनी में सफेद लग रही थी। वो मुस्कुराई। तुम्ही ने बुलाया था। वो धीरे धीरे उठी। पुराने दियों की लौ हवा में डगमगाई, पर बुझी नहीं। आरव ने कैमरा फोकस किया। फुटेज में गड़बड़ी हुई। हर बार फ्रेम में एक लड़की पास आ रही थी। आरव ने कहा, मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं, तुम यहां क्या कर रही हो? वो बोली, जो अधूरा था उसे पूरा करने आई हूँ। वो हवा में उंगलियों से एक प्रतीक खींचती है। सारे दिए एक साथ नीले हो जाते हैं। हवा में धुएं से आकृतियां बनने लगती है। आरव पीछे हटता है। तुम इंसान नहीं हो, रुको, ये सब असली नहीं हो सकता। वो धीरे से मुस्कुराती है। असली तुम भी नहीं रहोगे। नीचे बना चक्र धीरे धीरे जल उठा। आरव के पैर जैसे जमीन से चिपक रहे थे। रिकॉर्डर में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। देहम रक्तम अपर्णम। हवा में लपटें नीली हो जाती हैं। लड़की धीरे से पास आती है, कान के करीब झुककर कहती है, अब ये डॉक्यूमेंट्री पूरी होगी। अगली सुबह पुलिस को हवेली में सिर्फ एक कैमरा मिला। आरव गायब था। वीडियो के आखिर के फ्रेम पर आरव का चेहरा था, आंखें पूरी सफेद। फोटो पर वही मंत्र, देहम रक्तम अपर्णम। 3 महीने बाद यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड होता है, इंडियाज डार्केस्ट रिचुअल द लॉस्ट फुटेज नाम से। व्यूज 2.4 मिलियन। कमेंट्स में, बहुत रियलिस्टिक है, आरव ने एक्टिंग कमाल की है, कौन है ये लड़की? लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। हर तीसरे कमेंट का यूजर नेम था रिद्धिमा 1940। और जब कोई देर रात तक हेडफोन लगाकर वीडियो देखता है, स्क्रीन में हल्की सी गड़बड़ी होती है और एक चेहरा उभरता है, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, ठीक वैसे ही जैसे आरव के कैमरे में दिखा था। कहा जाता है रिद्धिमा हर सदी में एक नया दर्शक चुनती है, जो उसकी कहानी सुनना चाहता है या देखता है, वो उसका हिस्सा बन जाता है। क्योंकि व्यासवाड़ी हवेली अब एक सिर्फ जगह नहीं, वो एक जिंदा अनुष्ठान है। और वो हर आत्मा जो सच जानना चाहती है, उस चक्र में समा जाती है। कहा जाता है, कुछ प्राचीन वस्तुएं सिर्फ पत्थर नहीं होती, उनमें कैद होते हैं श्राप, खून और अधूरी आत्माएं। आज की कहानी ऐसी ही एक शापित मूर्ति की है, जो मौत से भी ज्यादा डरावनी है। पुरातत्व विभाग के 3 लोग, अरविंद, मीरा और संजय, राजस्थान के एक वीरान किले में खुदाई कर रहे थे। मिट्टी और पत्थरों के बीच उन्हें एक अजीब सी काली पत्थर की मूर्ति मिली। मूर्ति छोटी थी, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल हुई थी और चेहरा अजीब तरह से हंसता हुआ। अरे, ये देखो, कुछ मिला है। ये मूर्ति लग रही है, कितनी अजीब है। आंखें देखो, लाल रत्न जड़ी हुई। म्यूजियम में इसकी काफी वैल्यू होगी। चलो इसे पैक करते हैं। लेकिन स्थानीय मजदूर डर कर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, नहीं साहब, ये मत छूना, ये काल रक्षक की मूर्ति है, इसे छूने वाला जिंदा नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। यहाँ पर और खुदाई करो, यहाँ जरूर कुछ और भी मिल सकता है। नहीं साहब, अब हम यहाँ किसी चीज को नहीं छुएंगे। संजय, छोड़ो वो सब, हमें अपनी काम की चीज मिल चुकी है। ये लेकर हम यहां से निकलते हैं।
हाँ, वैसे भी रात होने आई है, हमें निकलना चाहिए। टीम मूर्ति को लेकर शहर लौट आई और उसे म्यूजियम में एक कमरे में रखा। हम इसकी जांच करके इसे 2-3 दिन में म्यूजियम के डिस्प्ले में रख देंगे। हाँ, तब तक ये मूर्ति यहीं रहेगी। कल आके इस पर काम चालू करते हैं। अरविंद, मीरा और संजय अपने अपने घर चले गए, लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मीरा के कमरे में नींद के बीच किसी के पैरों की आवाज गूंजती है। मीरा नींद में बुदबुदाते हुए, कौन है? कौन चल रहा है यहाँ? वहां संजय के घर संजय को आईने में अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि वही मूर्ति हंसती हुई दिखती। ये क्या? मेरा चेहरा कहाँ है? आईने में मूर्ति क्यों हंस रही है? वैसे ही अरविंद के साथ अजीब घटनाएं हो गईं। ये जलन, ये निशान कैसे बन गए मेरे हाथ पर? अरविंद के हाथ पर लाल खून से उभरे निशान बन गए, जैसे किसी ने पकड़कर जलाया हो। धीरे धीरे फुसफुसाहट गूंजती है। मूर्ति के पास से तेज फुसफुसाहट आई। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं भूखा हूँ। ये सब घटनाओं के बाद अरविंद ने डर के संजय और मीरा से फोन पर बात की। मूर्ति लाने से मेरे साथ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। हाँ, मुझे भी नींद में किसी के चलने और पायल की आवाज आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? अरविंद ने एक स्थानीय पंडित को घर बुलाया। अरविंद ने पंडित से पूछताछ की। उसने पंडित जी को सब बात बताई और उन्हें वो मूर्ति का फोटो मोबाइल में दिखाया। पंडित जी ने वो मूर्ति देखकर कहा, ये मूर्ति कहाँ मिली तुम्हें? मैं, मीरा और संजय, हम पुरातत्व विभाग में काम करते हैं। राजस्थान के एक वीरान किले में खुदाई के दौरान हमें ये मूर्ति मिली। वहां के मजदूरों ने भी इसे ना छूने की विनती की थी, पर हमारा काम ही यही है, एंटीक चीजों पर रिसर्च करना, तो हम लोग ये मूर्ति लेकर यहाँ आ गए। पंडित ने कांपते हुए बताया, तुमने जो मूर्ति छुई है वो काल रक्षक की मूर्ति है जो खून पीती है। मैंने पढ़ा था कि सदियों पहले राजस्थान के किले का राजा तंत्र मंत्र करता था। उसने मौत को हराने के लिए अपने ही सैनिकों का खून बहाकर इस मूर्ति में कैद कर दिया। ये मूर्ति एक प्यासा बर्तन है। जब तक इसमें खून न जाए ये चैन नहीं लेती, और जिसे भी ये चुन लेती है उसका खून इसमें समा जाता है। आप लोगों ने इस मूर्ति को जहाँ से निकाली है वहाँ वापस रख दो। इतना बोलकर पंडित जी वहां से निकल गए। अरविंद ने मीरा और संजय को ये बात बताई और उन्होंने ये मूर्ति कल वापस उसी जगह रखने का निर्णय लिया। उस रात मीरा अचानक गायब हो गई। संजय सुबह मीरा के घर गया, लेकिन वहां उसे मीरा मिली नहीं, तो वो म्यूजियम चला आया। मीरा को खोजने पर उसका शरीर म्यूजियम के स्टोर रूम में मूर्ति के बगल में पड़ा मिला, लेकिन खून की एक बूंद भी शरीर में नहीं थी। दीवारों पर लिखा था, एक आत्मा आजाद हुई। संजय घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मूर्ति अपने आप जमीन से हिलने लगती है। उसकी लाल आंखें चमक उठती हैं और उससे एक साया निकलकर सीधे संजय के शरीर में घुस जाती है। संजय की चीख गूंजती है और अगले ही पल उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। अब अरविंद अकेला बचा था। उसे मीरा और संजय के बारे में पता चल गया था कि वो नहीं रहे। तभी उसने पंडित जी को जाके पूछा कि मूर्ति से पीछा कैसे छुड़ाए। पंडित ने विचार विमर्श करके अरविंद को एक सलाह दी। तुम अगर मूर्ति को नष्ट कर सकते हो तो कर दो, लेकिन ध्यान रखना कि मूर्ति को नष्ट करने के बाद उसमें कैद हुई सभी आत्माएं बाहर आकर तुम पर हमला कर सकती हैं। तुम उन्हें हराने में असफल हुए तो तुम्हारा बच पाना मुश्किल हो सकता है। उसने तय किया कि वो मूर्ति को तोड़ देगा,
वो म्यूजियम गया। वहां से हथौड़ा लेकर उसने मूर्ति पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही मूर्ति टूटी, उसमें से दर्जनों काले धुएं जैसी आत्माएं बाहर निकल आईं। हर आत्मा की आंखें लाल और वे चीखते हुए अरविंद के चारों ओर घूमने लगीं। नहीं, मुझे छोड़ दो। उसकी सांस रुक गई और उसने देखा कि दीवार पर उसका अपना नाम खून से लिखा जा रहा है। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, म्यूजियम में 3 शोधकर्ताओं की रहस्यमयी मौत। सभी के शरीर खून से खाली मिले, लेकिन सबसे भयानक बात, मूर्ति अब गायब थी। और उसी दिन एक दूसरे शहर के आर्ट गैलरी में उसी जैसी नई मूर्ति प्रदर्शित हुई। उसके पास लगी पट्टी पर लिखा था, दान श्री अरविंद। मतलब अरविंद मरा नहीं था, वो खुद अब मूर्ति का रक्षक बन चुका था। दीवार पर उसका नाम पूरा लिखा नहीं गया था। लेकिन म्यूजियम में जो तीसरी लाश थी, वो किसकी थी? क्या अरविंद अब भी जिंदा है या वो खुद मूर्ति बन चुका है?